जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग जो संविधान का भाग 6 है, ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत क्लियर चीज आप लोग को बता रहा हूं। अभी तक हमने क्या किया, हमने जो संविधान का भाग 1 था वहां से स्टार्ट किया था चीजों को समझना, और भाग 6 पर यहां पर आ चुके हैं। भाग 6 कहता क्या, एक बार ध्यान से देखो भाई। जो कल की हमारी क्लास थी, इस क्लास के अंतर्गत हमने भाग 6 के एक इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि आर्टिकल 153 से स्टार्ट होता है और 167 तक खत्म होता है, इसको समझा था। भाग 6 है क्या भाई? ये स्टेट की बात करता है, राज्य की बात करता है। और इसी स्टेट के अंतर्गत जो आर्टिकल 153 से 167 तक का कॉन्सेप्ट है, ये बात करता है राज्य की कार्यपालिका के बारे में, राज्य की एक्सिक्यूटिव बॉडी की बात करता है। और आपको पता था, कल हमने डिस्कस भी किया था कि कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या चीजें यहां पर शामिल होती है। जैसे इस कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसी कार्यपालिका के अंतर्गत आपके मुख्यमंत्री आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, मंत्री परिषद आता है। और यहीं पर आप देखोगे अगर तो महाधिवक्ता, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 153 से लेकर के 167 का जो पूरा प्रोविजन है, वो स्टेट की कार्यपालिका की बात करता है, और इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट शामिल होते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग क्या करने वाले हैं, आर्टिकल 168 से स्टार्ट करेंगे और 212 तक की चीजों को समझेंगे। ये बात करता है आपकी राज्य विधानमंडल की, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है। और आज की इस पूरी क्लास में हम लोग इसी टॉपिक के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन को यहां पर देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से करीब 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी टॉपिक के साथ साथ हम लोग एक स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो राज्य का मंत्री परिषद है, उसको भी यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक आप लोगों के लिए करेक्शन भी है। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, वहां पर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, उसके पास होती है ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। क्या होती है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, ये एक टॉपिक कल की क्लास में हमने गलत डिस्कस किया था, इसलिए मैं आज आप लोगों को करेक्शन दे रहा हूं। इसको एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर देना, मैं आप लोगों को सही आंसर वहां पर बता दूंगा। ठीक है, बातें क्लियर हो गया? स्टार्ट किया जाए टॉपिक को। देखो भाई, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस संविधान के भाग 6 के अंतर्गत जो हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ने वाले हैं, जो राज्य विधानमंडल को पढ़ने वाले हैं, तो राज्य विधानमंडल होता क्या है? अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 168 में ही राज्य विधानमंडल के टर्म को डिफाइन किया गया है। कहा ही जाता है कि जो राज्य विधानमंडल है, वो 3 चीजों को मिलकर के बनाया जाता है। कौन 3 चीजें भाई? कौन 3 पार्ट? एक आपका जो विधानसभा होती है, ध्यान दीजिएगा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। दूसरी जो विधान परिषद होती है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। और तीसरी आपका जो राज्यपाल होता है। ये 3 मिलकर के आपके विधान मंडल का, स्टेट लेजिस्लेचर का निर्माण करते हैं। यहां पर ध्यान एक बात का रखना, जरूरी नहीं है कि किसी स्टेट के विधानमंडल में ये तीनों पोर्शन शामिल हो। आपको पता है कि जो विधान परिषद होता है, इसका कॉन्सेप्ट हर राज्य में नहीं दिया गया है, इसलिए कुछ राज्यों में केवल विधानसभा और राज्यपाल ही मिलकर के राज्य विधानमंडल का निर्माण करते हैं। ये बात भी हम लोग को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आर्टिकल 168 आज की क्लास का सबसे पहला आर्टिकल है। इस आर्टिकल को नोट कर लो कि ये आर्टिकल कहता क्या है। अब इसी के बाद हम लोग आने वाले सभी आर्टिकल, अर्थात आर्टिकल 168 से लेकर के 212 तक के मध्य में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि जो आपका राज्य विधानमंडल होता है, उसका संगठन क्या क्या होता है। हालांकि वो आपने डिस्कस यहां पर कर लिया आर्टिकल 168 में ही। इसके बाद इसका गठन कैसे किया जाता है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इनका कार्यकाल कितना होता है, यहाँ पर कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हैं, क्या पावर है इनके पास, क्या प्रिविलेजेस है इनके पास। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आज से क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। चलो भाई, कुछ कॉन्सेप्ट और समझते हैं। जैसे कि अगर मैं इनके गठन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इनके गठन की बात करूं, तो कुछ स्टेट में ये जो पूरी व्यवस्था होती है राज्य विधानमंडल की, वो एक सदनी व्यवस्था होती है। एक सदनी व्यवस्था क्या मतलब है? वहां पर केवल विधानसभा होगी, वहां पर विधान परिषद जो काउंसिल होती है, वो वहां पर नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, एक सदनी जो राज्य होंगे उनमें विधान परिषद नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसे कितने राज्य हैं, ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर द्विसदनी मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो आंसर भी नोट करते चलो साथ साथ में। आप लोग यहां पर टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद का निर्माण किया गया है। मैं आप लोगों को 6 राज्यों के नाम बता रहा हूं, नाम याद कर लेना, नोट कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहां से बनकर के पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दो भाई। एक सबसे पहला राज्य होता है आंध्र प्रदेश, याद कर लो, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर के बना है क्या?
तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश शामिल है तो तेलंगाना भी यहाँ पर शामिल होगा, इस बात को भी नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद देखो आप लोग, तो यूपी और बिहार भाई दोनों अगल बगल रहते हैं तो यहाँ पर भी शामिल हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को याद करना है महाराष्ट्र, ठीक है, और कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक साथ याद कर लो, यूपी बिहार एक साथ याद कर लो, और महाराष्ट्र और कर्नाटक एक साथ याद कर लो। तो ये जो 6 स्टेट हैं, ये 6 वो स्टेट हैं जहां पर विधान परिषद का निर्माण किया गया है, अर्थात इन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है विधानमंडल के अंतर्गत। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब देखो भाई, हम जो विधान परिषद की बात कर रहे थे, अगर मैं इस विधान परिषद को थोड़ा आपको समझाऊं, तो आपने देखा कि आर्टिकल 168 में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों को मिलाकर के विधानमंडल की बात की गई है। वहीं पर आर्टिकल 169 जो है, नोट कर लेना इसको भी, आर्टिकल 169 जो है ये बताता है कि कैसे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण होगा या उसको कैसे विघटित किया जाएगा, उसको थोड़ा उसको समाप्त कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये बातें आपकी आर्टिकल 169 में मेंशन है। इसके संदर्भ में प्रोविजन क्या होता है, मानो अगर किसी स्टेट को अपने यहाँ पर विधान परिषद का निर्माण करना है तो निर्माण होगा कैसे, जब वहां की राज्य विधानसभा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर वो अपने यहाँ पर पूर्ण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके भेज देती है किसके पास, पार्लियामेंट के पास, तो पार्लियामेंट क्या करेगी, एक संशोधन पारित करेगी, और वो जो संशोधन होगा, ध्यान रखना, वो संशोधन आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं होगा, ये बात भी हम लोग को ध्यान में रखनी है। मतलब संसद जो है, जो पार्लियामेंट है, राज्य के द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव को केवल सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है, इसके लिए विशेष बहुमत की यहां पर आवश्यकता नहीं होती है। 2 आर्टिकल क्लियर हो गया, आर्टिकल 168, आर्टिकल 169। मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं कि दोनों आर्टिकल में क्या चीजें मेंशन है आपको याद करना जरूरी है। फिर से बताता हूं, देखो आर्टिकल 168 स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करता है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है, राज्य विधानमंडल की बात करता है, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल होते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर राज्यपाल भी शामिल होता है। ठीक है, आर्टिकल 169 ये कहता है कि अगर आपको कहीं पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण करना है, अगर विधान परिषद का निर्माण करना है, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 169 को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि ये कहता है कि स्टेट अपने यहां पर पूर्ण बहुमत से जब एक प्रस्ताव पारित करके भेजेगी और वो प्रस्ताव जाएगा पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट उसको सामान्य बहुमत से पारित करेगी। सामान्य बहुमत का मतलब ये हो गया कि अब ये जो अमेंडमेंट है ये आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 368 जो संवैधानिक संशोधन की पूरी प्रक्रिया बताता है, उसका पार्ट यहां पर ये नहीं माना जाता है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपने आर्टिकल 4 में भी देखा था, याद आ रहा है? आर्टिकल 4 में भी आपने देखा था कि आर्टिकल 2 और 3 में किया गया संशोधन आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं माना जाएगा। चीजों को रिकॉल करो, चीजों को बार बार याद करो, तभी जाकर के कॉन्सेप्ट आप लोगों के यहाँ पर क्लियर होंगे। ठीक है, अब देखो भाई, एक कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग और समझते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भाई, कई बार ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम में जहां पर प्रश्न पूछेगा कि विधानसभा या विधान परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, तो याद करने का तरीका समझो, जो विधानसभा है, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो विधानसभा में मैक्सिमम जो सदस्य हो सकते हैं उनकी संख्या निर्धारित की गई है 500। कितनी? आर्टिकल 5, टोटल 500 सीट यहाँ पर आप लोगों की विधानसभा में तय की गई है। इसके अलावा जो मिनिमम सीट यहाँ पर है वो 60 तय की गई है। मतलब किसी भी विधानसभा में मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 सदस्य यहाँ पर होंगे। ये कौन सा अनुच्छेद है? ये है आपका आर्टिकल 170। मतलब आर्टिकल 168 आपने देख लिया, आर्टिकल 169 आपने देख लिया, आर्टिकल 170 क्या कहता है कि विधानसभा में मिनिमम 60 मैक्सिमम 500 सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, ये बात यहां पर मेंशन किया गया। लेकिन अब यहां पर एक बात और समझो भाई, कई ऐसे स्टेट आपको देखने को मिलेंगे जहां पर इस 60 से भी कम सीटें निर्धारित की गई हैं। मतलब जो मिनिमम कट ऑफ है ना, उससे भी कम सीटें कई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है। तो ये अपवाद है, इन अपवाद को याद कर लो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, सिक्किम में जो आपके टोटल यहाँ पर सदस्य हैं वो 32 रखे गए हैं। ठीक है, इसी के अलावा गोवा और आपका एक आता है मिजोरम, गोवा और मिजोरम। गोवा में आपके 40 सीट है, मिजोरम में आपके 40 सीट है। ठीक है, तो ये दो बातें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सिक्किम, गोवा और मिजोरम, ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहां पर विधानसभा की जो मिनिमम सीट तय की गई आर्टिकल 170 के माध्यम से, उससे भी कम सीटें यहां पर है।
और ये संख्या तो याद ही कर लो कि 40, 40 और 32, ठीक है। अच्छा 32 से मतलब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक सीट जो होती है ना वो बौद्ध धर्म के लिए आरक्षित की जाती है सिक्किम में एक अलग से, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको आप लोग अलग रखना, ठीक है, उसको यहाँ पर मिक्स नहीं करना है, ठीक है। अब समझो भाई, जो विधानसभा का जो इलेक्शन होता है, जो निर्वाचन होता है, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। हम लोग प्रत्यक्ष तौर पर अपने जो विधानसभा के प्रतिनिधि होते हैं उनका चयन करते हैं यहाँ पर, और इस पूरा इलेक्शन जो होता है वो जो मुख्य चुनाव आयोग है, जो आपका चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करता है, इसकी पूरी निगरानी करता है और पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये चुनाव संपन्न किया जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज यहाँ पर रखी गई है वो यहाँ पर 25 रखी गई है, ठीक है। मिनिमम एज यहाँ पर क्या रखी गई है, 25 रखा गया। ये सारी बातें आप लोगों को पता भी होंगी। अब देखो इसी विधानसभा में क्या किया गया रिसेंट में, जो आप लोगों का 104वां संविधान संशोधन किया गया है 2019 में। इस संशोधन के माध्यम से हमने यहाँ पर क्या किया कि जो एंग्लो इंडिया के लिए सीटें रिजर्व की गई थी उस सीटों को हमने समाप्त किया है, प्लस SC ST का जो रिजर्वेशन है इस रिजर्वेशन को हमने क्या किया 10 साल तक और यहाँ पर बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये दो बातें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। लोकसभा वाले राज्यसभा वाले कॉन्सेप्ट में भी आपने इस टॉपिक को पढ़ा था, यहाँ पर भी इस टॉपिक को ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो भाई आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। आपने विधानसभा का मिनिमम सीट देख लिया, अब विधान परिषद का देखो भाई। जो काउंसिल होता है उसमें मिनिमम सीट यहाँ पर क्या होती है, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा सी सेट लगाने को आपसे कहता है, ठीक है। आपसे उम्मीद क्या रहता है ना कि आप यहाँ पर थोड़ा सी सेट लगाओ। अच्छा विधान परिषद है क्या, जैसे आपने केंद्रीय स्तर पर राज्यसभा के कॉन्सेप्ट को देखा था, उसी प्रकार से विधान परिषद एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है, ठीक है। लेकिन इस विधान परिषद की थोड़ी संरचना भी थोड़ी सी अलग होती है, और विधान परिषद के पास पावर यहाँ पर थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि सभी स्टेट में विधान परिषद नहीं है। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हर स्टेट के पास चूंकि विधान परिषद नहीं है, इसलिए इसके पास बहुत ज्यादा पावर होगी भी नहीं, ठीक है। अब समझो भाई, इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ पर होता है। इनके लिए जो मिनिमम एज होती है वो 30 वर्ष होती है यहाँ पर। और अगर हम नंबर ऑफ सीटों की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम 40 सीट होती है और मैक्सिमम जो सीट होती है वो होती है 1/3 ऑफ विधानसभा। मतलब अगर विधानसभा में किसी कुछ सीटों की संख्या है, मानो 400 है, तो 400/3 इतने ही नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पर मैक्सिमम तौर पर विधान परिषद में शामिल हो सकते हैं। और ये बताया गया आप लोगों का किस अनुच्छेद के अंतर्गत, आर्टिकल 171 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 178 के अंतर्गत। देखो संविधान ये बात कह देती है कि मिनिमम और मैक्सिमम संख्या यहाँ पर कितनी होगी, लेकिन वास्तविक संख्या जो होती है उसको डिसाइड करने का काम यहाँ पर होता है पार्लियामेंट का। संसद जो होती है वो ये क्लियर करती है कि भाई वास्तविक संख्या किसी स्टेट के असेंबली में कितनी होगी, ये हम डिसाइड करेंगे। बातें क्लियर है? 2-3 बातें हमने बहुत बेसिक तौर पर डिस्कस कर लिया। आई होप की चीजें यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अभी तक देखो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस यहाँ पर किया आर्टिकल 168 क्या कहता है, वो बताता है राज्य विधानमंडल जो स्टेट लेजिस्लेशन होता है, इसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों शामिल होते हैं। आर्टिकल 169 जो होता है वो विधान परिषद के निर्माण और उसको समाप्त करने की प्रक्रिया को बताता है। आर्टिकल 170 जो है विधानसभा में कितने मिनिमम और मैक्सिमम सीट होंगी, 60 और 500, इस क्राइटेरिया को तय करता है। हालांकि यहाँ पर जो 60 का जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसके भी अपवाद देखने को मिल जाते हैं, सिक्किम, गोवा और मिजोरम, ये अपवाद हमने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ लिया। इसके बाद आर्टिकल 171 जो है वो विधान परिषद में मिनिमम और मैक्सिमम सीटों को बताता है और कहता है कि मिनिमम यहाँ पर 40 सीटें होंगी और मैक्सिमम 1/3 ऑफ विधानसभा सीटें जो होंगी, विधानसभा की 1/3 सीटें यहाँ पर रखी जाती है। अब एक बात और समझो भाई, इसी विधान परिषद में, ठीक है, इसी विधान परिषद में जो चयन का पूरा प्रोसीजर होता है, मतलब किन किन व्यक्तियों को चयन किया जाएगा, उसके बल्कि अलग अलग यहाँ पर रेशियो डिवाइडेड होता है, ठीक है। एक बार वो रेशियो समझना, कई बार ऐसा क्वेश्चन बनकर के एग्जाम में पूछा है। देखो भाई, विधान परिषद के 1/3 मेंबर, मतलब 1/3 सदस्य जो होंगे वो लोकल बॉडी से सेलेक्ट किए जाएंगे। मतलब लोकल बॉडी अपने प्रतिनिधियों का यहाँ पर चयन करेगी, ठीक है। लोकल बॉडीज क्या हो गया भाई, जैसे कि नगर पालिका, जिला बोर्ड, ये जो लोकल बॉडीज होती है, जो स्थानीय निकाय होते हैं, स्थानीय निकायों के द्वारा 1/3 सदस्यों को चयन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। पहला बात ये समझो। दूसरा, 1/3 मेंबर जो होते हैं वो विधानसभा के द्वारा सेलेक्ट करके आते हैं। विधानसभा क्या करती है, वो भी कुछ मेंबर का चुनाव करती है और विधानसभा के माध्यम से 1/3 सदस्य यहाँ पर आते हैं विधान परिषद में। क्लियर हो गया भाई? तो 1/3 टोटल आपके 2/3 मेंबर यहाँ पर हो चुके हैं। अब समझो, इसके बाद 1/6 मेंबर जो होते हैं, ठीक है, जो 1/6 मेंबर होते हैं, इनका निर्वाचन करता है कौन, राज्यपाल।
निर्वाचन नहीं करता, राज्यपाल मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है। ठीक है, नॉमिनेट करता है राज्यपाल, कहाँ से? तो साहित्य, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस, इन क्षेत्रों में काम करने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं उनको राज्यपाल नॉमिनेट करता है। तो टोटल 1/6 मेंबर यहाँ से आते हैं। इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो 1/12 मेंबर और 1/12 मेंबर, ये जो दोनों मेंबर का कंट्रीब्यूशन होता है, एक आते हैं आपके जैसे जो किसी स्टेट में 3 वर्ष से अधिक समय तक ग्रेजुएट व्यक्ति रह रहा है, स्नातक व्यक्ति रह रहा है, वो भी यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है विधान परिषद के, और 1/12 मेंबर का चयन करता है। इसी के माध्यम से 1/12 मेंबर का चयन किया जाता है जो राज्य में आपके 3 वर्ष से अधिक समय तक माध्यमिक, मिनिमम माध्यमिक स्कूल में टीचर है, उनके द्वारा चयन करके 1/12 मेंबर आते हैं। याद हुआ कुछ? नहीं, मैं बताता हूँ फिर से। देखो, स्नातकों के द्वारा और ये अध्यापकों के द्वारा, यहाँ पर बस वो 3 साल का क्राइटेरिया दोनों में रखा गया है। जो अध्यापक होंगे वो मिनिमम माध्यमिक स्कूल के होंगे, ये बात भी यहाँ पर एक रूल है। ठीक है, अब समझो, आपको थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार आप रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन याद कर लोगे, चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। देखो 1/12 1/12, इसको मिला लो, कितना हो गया? 1/6। असली सीसेट की परीक्षा यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 1/6। अब ये 1/6 और 1/6, मतलब ये राज्यपाल वाले 1/6 को भी अगर मिला लें हम लोग, तो ये टोटल कितना हो गया? 1/3। अब देखो, ये स्टार्टिंग का 2 कितना था आप लोगों का? 2/3 था। अब ये 2/3 और 1/3 मिला लो तो टोटल 1 यहाँ पर बन जा रहा है। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? तो 1 2 3 4 5 अलग अलग सोर्स से आपके विधान परिषद में मेंबर चयन करके आ रहे हैं। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो राज्यपाल होते हैं वो 1/6 मेंबर का यहाँ पर चयन करता है, नॉमिनेट करता है। तो ये तो हमको याद है कि 1/6 मेंबर कहां से आ गए? राज्यपाल के माध्यम से आ गए। अब एक बात और ध्यान रखो कि जो विधानसभा है, भाई विधानसभा की भी तो भूमिका होगी ना, तो विधानसभा यहाँ पर 1/3 मेंबर का चयन करती है। ठीक है, इसके बाद 1/3 मेंबर आते हैं आपके स्थानीय निकायों से, लोकल बॉडी से, जैसे नगर पालिका, जिला पंचायत, इन लोगों से क्या होते हैं? 1/3 मेंबर चयन करके आते हैं। बचे आपके 1/6 मेंबर, और ये जो 1/6 मेंबर है, इनमें 1/12 और 1/12 ये मेंबर आएंगे आपके जो 3 वर्ष के स्नातक के जो ग्रेजुएट है। जैसे मानो अगर मैं स्टेट में रह रहा हूँ, यूपी स्टेट में, और मैं 3 साल से ग्रेजुएट हूं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? राज्य विधान परिषद का जो इलेक्शन होगा, ठीक है, ध्यान रखिए, विधान परिषद का जब इलेक्शन होगा उसमें मैं जाकर के वोटिंग कर सकता हूं, और मेरे वोटिंग के माध्यम से 1/12 मेंबर यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो अध्यापक है यहाँ पर, जो टीचर्स है स्कूल के अंतर्गत, यूपी के अंतर्गत, जो 3 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और मिनिमम माध्यमिक स्कूलों में टीचर है, वो यहाँ पर 1/12 मेंबर का चयन करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन याद कर लेना, चार्ट बना लेना, नहीं तो क्योंकि चार्ट बना लोगे तो चीजें अपने आप अच्छे से यहाँ पर याद रहेंगी। क्लियर हो गया? ये बेसिक पॉइंट था जो कि हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया। अब स्टार्ट करते हैं आज के इस पूरे टॉपिक को, क्वेश्चन को। देखते हैं भाई क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है। आई होप कि हमने चूंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले ही डिस्कस कर लिए, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है राज्य विधानमंडल और मंत्री परिषद की बात। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। कौन सा अनुच्छेद है ये? आर्टिकल 169, हमने डिस्कस किया था, कंफ्यूज नहीं करना भाई, ये मत कहना सर डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, आर्टिकल 169 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, तो आर्टिकल 169 के माध्यम से विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जाएगी। लेकिन प्रश्न वो पूछ ही नहीं रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि इसके अंतर्गत प्रोसेस क्या दिया गया है। देखो भाई, 2 स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, जनरली कंफ्यूज जाते हैं लोग यहाँ पर। क्यों भाई? एक ऑप्शन दे रहा है संसद के द्वारा। आप कहोगे सही बात है सर, संसद ही जो है वो विधान परिषद का निर्माण या फिर समाप्ति करती है। बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त थी। शर्त ये थी कि जब राज्य विधानसभा एक संकल्प पारित करेगी और वो संकल्प संसद के पास जाएगा, तो संसद यहां पर इसको पारित करके फाइनली भेजती है। तो बी और सी में से मैक्सिमम सबसे अच्छा जो विकल्प है वो सी है। अब कई एस्पिरेंट क्या करेंगे पता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में प्रेशर होता है, ठीक है, और वो प्रेशर बियर कर पाना बहुत टफ वर्क है। वो केवल और केवल प्रैक्टिस से ही आएगा, केवल और केवल अभ्यास से ही आएगा। तो अब करना क्या है भाई हम लोग को, जब आप बी स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो यहीं पर आंसर टिक मत करो, एक बार सी और डी विकल्प को भी देखो कि भाई वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि बी से ज्यादा अच्छा विकल्प आप लोगों को सी दिया गया है, इसमें विधानसभा की भूमिका को भी ऐड किया गया है। ठीक है, तो सी वाला विकल्प यहां पर क्या होगा? सही होगा, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है ना भाई? अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
दो स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, सही बात है भाई, अभी हमने डिस्कस किया था विधान परिषद के संदर्भ में, हमने आर्टिकल 171 भूल गए, याद है? आर्टिकल 171 क्या कहता है कि भाई यहाँ पर जो मिनिमम सदस्य होंगे वो 40 होंगे और मैक्सिमम सदस्य जो होंगे वो 1/3 विधानसभा होंगे। याद आ रहा है? यही पॉइंट यहाँ पर पूछा गया है, देखो भाई। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पर क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो 40 और 1/3 ऑफ विधानसभा, विधानसभा। अब यही कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि 1/3 से अधिक सदस्य नहीं यहाँ पर हो सकते हैं। सही बात है, कथन सत्य हो गया। सेकंड कथन क्या कह रहा है कि एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। सही बात है। देखो, मैंने जो आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया ना, उस थ्योरी पढ़ाने से बहुत ही इजीली क्वेश्चन लग जा रहा है, क्योंकि मैंने जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, जितने इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, आपको स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया। आर्टिकल 168, 169, 170, 171, ये 4 आर्टिकल तो आपको याद होना ही चाहिए। ये जो क्वेश्चन है पिछले साल ही पूछा हुआ है, 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत पहले नहीं पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन करके आ रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना समझो। संभव है, मैं गारंटी ले रहा हूँ, संभव है इस बार प्रश्न ये पूछ दे कि विधान परिषद जो है, ठीक है, विधान परिषद में जो चयन का पूरा रेशियो होता है वो कहाँ से कितना होता है, 1/3 कितना होता है, फिर 1/12 1/12 कितना होता है, और 1/6 कितना होता है। ठीक है, कहाँ से कितने लोग चयन करके आते हैं, ये एक प्रश्न पूछ सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी तैयार करके आप लोगों को रखना पड़ेगा। अब देखो भाई, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? मनोनीत मतलब जो नॉमिनेटेड होते हैं। अब नॉमिनेटेड करता कौन है? भाई राज्यपाल करता है। अगर आप ध्यान दोगे तो राज्यपाल कितने सदस्यों को करता है? 1/6 सदस्यों को करता है। ऐसा आर्टिकल 171 में मेंशन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिया क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, कह रहा कि स्टेट लेजिस्लेटिव, ये जो आपका परिषद है, ठीक है, इस परिषद में, काउंसिल में कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं? तो नॉमिनेशन करता कौन है? गवर्नर, राज्यपाल नॉमिनेशन करता है। कितने सदस्यों का? तो 1/6 सदस्यों का। लेकिन जब आप यहाँ पर विकल्प देखोगे ना, तो 1/3, 1/4, और विकल्प एक बार ध्यान से देखो यहाँ पर आप लोग, कहाँ गया विकल्प भाई? 1/6 और उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम लोग क्या टिक करके आएंगे? हम लोग टिक करके आएंगे कि 1/6 सदस्य यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, 1/6 सदस्य यहाँ पर क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पर एक गेम खेल दिया इस क्वेश्चन में। अब जो एक्सप्लेनेशन दिया गया उसमें देखो क्या कह रहा है कि जो अनुच्छेद 171 है उसमें विधान परिषद में 5/6 सदस्य, मतलब 1/6 को छोड़कर जो 5/6 मेंबर थे, जो कि 1/3 विधानसभा से आ रहे थे, 1/3 आप लोगों के लोकल बॉडीज से आ रहे थे, 1/12 जो कि स्नातक, जो ग्रेजुएट है वो सेलेक्ट कर रहे थे, और 1/12 जो टीचर है वो सेलेक्ट कर रहे थे। इनको मिलाकर के 5/6 मेंबर यहाँ पर हो रहे थे। इनका होता है निर्वाचन। सही बात है भाई, 6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक गेम खेला है इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि अगर हम वर्तमान संरचना की बात करें तो संसद ने एक अलग विधि बनाई हुई है जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट है, आरपीए 1950 है, जिसमें लगातार संसद जो है संशोधन करती रहती है। इसके अंतर्गत हर स्टेट के लिए क्राइटेरिया अलग अलग है, तो इसका कोई हम एग्जैक्टली आंसर दे नहीं सकते। ये कह रहा है, देखो भाई, कह रहा है कि कुछ राज्यों में लगभग 1/7 सदस्य, 1/7 मेंबर यहाँ पर शामिल है, कुछ राज्यों में 1/6 मेंबर है, कुछ राज्यों में आप यहाँ पर देखो तो 1/6.5 है। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी की विधान परिषद के कुल 100 सदस्यों में से 10 सदस्य क्या है, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मतलब यूपी में ही 1/6 का रेशियो फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पर राज्यपाल 1/10 मेंबर को क्या कर रहा है, नॉमिनेट कर रहा है केवल। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ये डी विकल्प को मान रहा है। ध्यान देना, मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है। हमने पढ़ा बहुत क्लियर तौर पर यहाँ पर क्या, कि विधान परिषद में 1/6 मेंबर गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर किया नहीं गया कि किस स्टेट की बात कर रहा है, संविधान के तहत पूछ रहा है, फिर क्या पूछ रहा है, तो हर राज्यों में जो वर्तमान संरचना है वो अलग अलग है। जैसे यूपी में 1/10 मेंबर, तो टोटल सदस्य हैं विधान परिषद में, उसके केवल 10 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नर नॉमिनेट यहाँ पर करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, तो आई होप कि टॉपिक आप लोगों को थोड़ा सा याद रहेगा। अच्छा, एक बात और समझो, कई ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होंगे, जिसके आंसर आपको 2 विकल्प सही लगेंगे। उसके लिए बहुत परेशान भी मत हो। ठीक है, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट समय दे लो, किसी एक व्यक्ति से पूछ लो, लेकिन उस पर पूरा दिन नहीं खर्चा करना कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम तो डिस्कस करके ही रहेंगे।
अभी मैं देखा जो हमारा टेलीग्राम फैमिली ग्रुप है, उस ग्रुप पे मतलब लगातार 2 दिन एक ही क्वेश्चन डिस्कशन चला है, लगातार 2 दिन डिस्कशन चला। देखा कोई मतलब ही नहीं है भाई। आयोग हर साल कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देती है प्रीलिम्स के अंतर्गत जो कि डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं, और आयोग को खुद नहीं पता रहता कि उसका आंसर क्या देना है। पता चला कि आयोग ने इससे पहले 10 साल पहले इस क्वेश्चन को पूछा है तो उसका आंसर ए दिया हुआ है, और 10 साल बाद उस क्वेश्चन का आंसर बी दिया हुआ है। ऐसा आयोग करता है, तो बहुत परेशान मत हो। हाँ, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा किसी क्वेश्चन पर समय दे लो, लेकिन अगर उसके बाद भी उसका आंसर क्लियर नहीं हो रहा तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाए यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। देखो जो राज्यपाल, जो आपका राज्यसभा थी, ठीक है, जो राज्यसभा थी, राज्यसभा के संदर्भ में कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते हो, इसको हम लोग समाप्त भी नहीं कर सकते और भंग भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसी के तर्ज पर जो स्टेट में विधान परिषद बनती है, तो विधान परिषद का विघटन कैसे करना है, ये आर्टिकल 169 में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसको समाप्त तो किया जा सकता है, लेकिन इसको हम लोग भंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, बात हो रही है विधान परिषद की। क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आप लोगों से डिस्कस यहाँ पर किया। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो हमने 6 राज्य का नाम याद किया हुआ है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, अगल बगल के राज्य हैं। यूपी, बिहार अगल बगल के राज्य हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक अगल बगल के राज्य, ठीक है। ये जो 6 राज्य हैं, इन 6 राज्यों में विधान परिषद का निर्माण केवल किया गया है। तो यहाँ पर आप चौथा ऑप्शन देख लो, भाई यहाँ पर जो राजस्थान था वो इसमें शामिल ही नहीं है, तो राजस्थान को यहाँ पर एलिमिनेट कर दो, आंसर आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, ठीक है, 1956 के संदर्भ में है, तो हम लोग नहीं याद करें, करंट अफेयर्स उस टाइम का है ये। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 170, आर्टिकल 170 क्या कहता है, ध्यान रखो, फिर से एक बार सोचो। आर्टिकल 168 विधानमंडल की बात करता है, 169 विधान परिषद के समाप्ति या फिर निर्माण की बात करता है, आर्टिकल 170 बात करता है विधानसभा में टोटल कितने मेंबर होंगे। याद आया? भूल गए? याद आया? वेरी गुड। और आर्टिकल 171 क्या बात करता है, विधान परिषद में मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर की बात करता है। तो आर्टिकल 170 के अनुसार विधानसभा में मिनिमम आपके 60 सदस्य होते हैं। इसके अपवाद देखने को हम लोग को मिलता है, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, हमने ये अपवाद देखे हुए हैं। और मैक्सिमम यहाँ पर 500 मेंबर यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो डी विकल्प यहाँ पर बहुत ही इजीली इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। किस राज्य विधानसभा में, किस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सर्वाधिक मेंबर यहाँ पर शामिल है। हाँ, इसका आंसर तो सबको पता है, यूपी। याद कर लो ना भाई, कहाँ गया हमारा यूपी नंबर 1, ठीक है। अच्छा, हमने लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में आपको एक आंकड़ा वो बनवाया था, टेबल बनाया था। यहाँ पर हमने स्टेट, लोकसभा, राज्यसभा, एससी, एसटी, ये मैंने आप लोगों को एक टेबल बनवाया था और कहा था कि मैक्सिमम जो टॉप के 5 स्टेट हैं उनका क्रम आप लोगों को यहाँ पर याद कर लें, ठीक है। कि किस स्टेट में लोकसभा की अधिक सीट है, किस स्टेट में राज्यसभा की अधिक सीट है, किस स्टेट में कितने शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए रिजर्वेशन है, ये मैंने आप लोगों को वहाँ पर याद कराया था। अगर वहीं पर जगह हो, अगर वहीं पर जगह हो तो 2 कॉलम यहाँ पर आप लोग और ऐड कर लो, या फिर ना हो तो एक अलग से बना लो कॉलम, और इसमें नोट कर लो विधानसभा, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद। अब यहाँ पर नोट करो क्या भाई, जैसे यूपी है, तो यूपी में विधानसभा में कितने सदस्य, कितनी सीटें, 403। विधान परिषद में कितनी है, 100। अब ये आप लोगों को यहाँ पर ऐड कर लेना। तो जैसे जो जो स्टेट यहाँ पर आपने लिखे हुए थे, जैसे वेस्ट बंगाल आपने लिखा होगा, तो वेस्ट बंगाल में कितने विधानसभा की सीटें, 294। अच्छा, कमेंट बताओ जरा एक बार आप लोग जल्दी से कि विधान परिषद में, मतलब वेस्ट बंगाल की विधान परिषद में टोटल कितनी सीटें शामिल हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना, जल्दी से दो, मैं तुरंत देखना चाह रहा हूँ आप लोग कितना दे पा रहे हो यहाँ पर आंसर, ठीक है। अरे भाई यहाँ पर विधान परिषद है ही नहीं, सीटें कहाँ से होंगी, केवल 6 स्टेट में विधान परिषद है, कंफ्यूज मत होना बार बार, ठीक है। क्वेश्चन हो गया वाला क्लियर। अब अगला देखो भाई, अब अगला देखो सुमिलित करने को कह रहा है, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। आप कहोगे सर कैसे याद होगा, तो ऐसे ही याद होगा, जो याद करा रहा हो बस याद करते चलो। गोवा, गोवा में टोटल कितने विधानसभा की सदस्य संख्या है, ये पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है। गोवा में विधानसभा की सदस्य संख्या टोटल कितनी है, ये पूछ रहा है। अब देखो भाई यहाँ पर 40, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 62, उत्तर प्रदेश में 403। हमको एक बात पता है कि यूपी में 403 सही है, ठीक है।
अब ये आंसर कह रहा है कि मणिपुर में जो है वो 62 नहीं है, ठीक है, बल्कि यहाँ पर 60 सीटें हैं। तो इसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है, कि मणिपुर में जो टोटल है वो आपकी 60 सीटें यहाँ पर शामिल है, ठीक है। मणिपुर में टोटल आप लोगों की 60 सीटें शामिल है, ठीक है। मुझे बस एक चीज क्रॉस चेक करना है, आप लोग बस एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। चलो, गोवा में 40 विधानसभा की सीटें, ये याद कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि गोवा याद करना जरूरी है, कई बार प्रश्न यहाँ से बन करके आ जाता है, ठीक है। तो गोवा में टोटल 40 सीटें हैं, यूपी में टोटल 403 सीटें हैं, और मणिपुर में टोटल 60 सीटें विधानसभा के अंतर्गत, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको हम लोग को याद करना है। अगला देखो भाई, कह रहा है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? कौन करता है? हमने पहले डिस्कस किया था, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो यहाँ पर इस काम को करता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता, निरर्हता मतलब कि वो योग्य है अथवा योग्य नहीं है, इसके संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? ये प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई विवाद उत्पन्न होता है, और विवाद अगर ये कहता है आप लोगों से, ठीक है, कि किसी वो सदस्य उसका योग्य सदस्य होने योग्य है अथवा योग्य नहीं है, तो उसका डिसीजन कौन करेगा? देखो, ऐसे किसी भी प्रश्न का जो अंतिम निर्णय होता है वो राज्यपाल करता है, ठीक है। अगर किसी की निर्भरता पे प्रश्न उत्पन्न हो रहा है तो इसका निर्णय राज्यपाल करता है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लेकिन जो राज्यपाल होता है वो आपका जो मुख्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके इशारों पर करता है। मतलब ये जो बोलते हैं उनकी सलाह लेकर के, उनकी परामर्श लेकर के ये क्या करता है, कार्य करता है। पहली बात। दूसरी बात, एक बात और समझो, देखो, निर्भरता का एक प्रश्न और उत्पन्न होता है दल बदल के आधार पर, ठीक है, दल बदल के आधार पर। तो दल बदल के आधार पर एक कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है कि अगर जो 10वीं अनुसूची है, जो 10th शेड्यूल हमारा है संविधान का, उस 10th शेड्यूल में जो दल बदल का कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसके अनुसार जो उस सदन का सभापति या अध्यक्ष होगा वो अंतिम फैसला यहाँ पर करता है, ठीक है। तो दल बदल के संबंध में 10वीं अनुसूची के संदर्भ में किसी सदस्य की निर्भरता, मतलब उसकी योग्यता है तो योग्यता नहीं है, उसके समाप्त करने के संदर्भ में जो प्रश्न उठे, तो उस प्रश्न का निर्णय उसके जो सभापति अथवा विधानसभा के मामले में उसका जो अध्यक्ष होते हैं वो यहाँ पर करते हैं। बात ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात, जो अध्यक्ष या सभापति जो डिसीजन लेता है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। ये बात भी एक बार आप लोग ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं कि अगर किसी विधानमंडल के सदस्य की निर्भरता के संबंध में प्रश्न उत्पन्न हो, जैसे लोकसभा तो राज्यसभा में अगर ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति फाइनली डिसाइड करता है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है ना, वो चीफ इलेक्शन कमीशन इसके सजेशन पर कार्य कर रहा होता है। सिमिलर काम यहाँ पर भी होता है, ठीक है। इसी के अनुसार आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो अगर दल बदल के मुद्दे पे प्रश्न उत्पन्न होता है 10th शेड्यूल के अंतर्गत, तो इसका डिसीजन उस सदन का सभापति अथवा अध्यक्ष करेगा, ठीक है, और वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा। अब अगला देखो, विधानसभा के विघटन के बाद, विधानसभा का विघटन हो चुका है, जो उसका अध्यक्ष है वो अपने पद पर कब तक रहेगा? जैसा लोकसभा में कॉन्सेप्ट था भाई, जब तक नई विधानसभा का गठन ना हो जाए तब तक वो क्या रहेगा, ये उनके अध्यक्ष रहेंगे। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो ये बात यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, लोकसभा की तर्ज पर आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हो। अगला कह रहा है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है, गणपूर्ति क्या है? कोरम आपने लोकसभा के संदर्भ में चीजें पढ़ी थी। कोरम मतलब कि सदन की बैठक के लिए अनिवार्य मिनिमम नंबर ऑफ सीट इतना होना ही चाहिए। तो राज्य विधानमंडल में 10 सदस्य, ध्यान रखना, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो वो यहाँ पर होना चाहिए। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है, या तो 10 सदस्य यहाँ पर शामिल हो या फिर कुल सदस्य का 10वां हिस्सा शामिल हो, लेकिन इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा उतना होना चाहिए यहाँ पर। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मानो किसी स्टेट में 40 ही मेंबर है विधानसभा में, पता चला 40 में से 1/10 केवल 4 मेंबर बैठे चाय पर, उन्होंने कहा चलो विधानसभा का एक सत्र आयोजित कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी होगा, कोरम पूर्ति के लिए मिनिमम 10 मेंबर का होना जरूरी है। अगर 10 मेंबर या फिर 1/10 इनमें जो भी बड़ा होगा, जो लार्जर होगा, उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो चलो गोवा में 4 मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे, क्योंकि चलो भाई सत्र आयोजित कर लेते हैं, हमारा तो भाई कोरम पूर्ति यहाँ पर हो गई है। ये काम नहीं करनी है, ठीक है। चलो फिर देखो 2-3 बातें कि जो राज्य का संचित निधि का संचालन कौन करता है भाई? तो राज्य का जो संचित निधि होती है वो जो राज्य विधानमंडल होता है, जैसे संसद में केंद्र में क्या होता था, पार्लियामेंट कर देती, इसी प्रकार से राज्य में कौन करता है,
राज्य विधानमंडल, कॉन्सोलिडेटेड फंड की बात कर रहा है ये, संचित निधि की बात कर रहा है, ठीक है। आकस्मिक निधि मतलब कंटीजेंसी फंड को कौन करता है, तो ये भाई अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आर्टिकल 267 के अनुसार जो राज्य का विधानमंडल होता है वो आकस्मिकता निधि की स्थापना करता है, ठीक है, और उसके नाम से यहाँ पर रखी जाती है। बात है, ये भी क्लियर मेंशन किया हुआ है। अब देखो आर्टिकल 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है। आर्टिकल 162 अगर आप ध्यान दोगे तो कल हमने आर्टिकल 153 से लेकर के 167 तक की चीजों को डिस्कस किया था, जो कि स्टेट की एक्सिक्यूटिव पावर की बात कर रहा था, कार्यपालिका शक्तियों की बात कर रहा था, ठीक है। तो अब भाई ये क्या कहेगा, ये जो है आर्टिकल 162 ये राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के संदर्भ में कुछ कुछ चीजें कह रहा होगा। यहाँ पर एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आप लोग याद कर सकते हो कि आर्टिकल 162 है वो कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात करता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसके विस्तार के संबंध में आर्टिकल 162 में कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप लोगों को ऐसे याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ बहुत लॉजिक है नहीं, इसको यहाँ पर आप लोग याद करते चलो, ठीक है भाई। अब देखो अब यहाँ पर देखो कुछ कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है धन विधेयक का और साधारण विधेयक का, जो प्रोसेस है विधानमंडल के अंतर्गत उसकी बात हो रही है। जो मनी बिल है, मनी बिल के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है, बात समझना। धन विधेयक को हटा दो, धन विधेयक की बात नहीं हो रही है, उसके अतिरिक्त बात हो रही है। कोई एक विधेयक था जो कि विधानसभा ने पारित कर दिया और पारित करके विधान परिषद के पास भेज दिया। अब विधान परिषद क्या कर सकता है, तो विधान परिषद ऐसे विधेयक को मैक्सिमम 3 महीने तक, ध्यान रखना, मैक्सिमम 3 महीने तक रोक सकता है, इसके अलावा रोक नहीं सकता। यहाँ पर ये बात बहुत क्लियर मेंशन की गई है। धन विधेयक के संदर्भ में यही कॉन्सेप्ट है 14 दिन का, ठीक है। अगर 14 दिन के भीतर विधान परिषद ने पारित किया, नहीं पारित किया, संशोधन किया, नहीं किया, पारित मान लिया जाएगा, कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो मनी बिल का तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, विधान परिषद को राज्यसभा के कंपेरिजन में कम पावर दी गई, इसी प्रकार से आपको दिखेगा। राज्यसभा चाहती तो कुछ कुछ कर सकती थी वहां पर, लेकिन विधान परिषद में एक लिमिट है कि भाई तुम 3 महीने से अधिक इसको होल्ड नहीं कर सकते हो, तुमको ये तो वापस करना ही पड़ेगा, अगर वापस नहीं करोगे तो भाई आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है, किसी भी तरह से। ये बात यहाँ पर क्लियर है। अब देखो अगर विधान परिषद उसी विधेयक को जो 3 महीने तक रोका गया था, निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है, मैक्सिमम किस अवधि तक रोक सकती है, दोनों प्रश्न में डिफरेंस समझना। पहला प्रश्न था कि विधान परिषद किसी सामान्य विधेयक को कितने माह तक पहली बार रोक सकती है, तो पहली बार 3 महीने तक रोक सकती है। दूसरी बात, अगर फिर से विधानसभा उसको पारित करके आपके पास भेजे तो मैक्सिमम 1 महीने तक, 3 महीने के पश्चात मैक्सिमम 1 महीने तक आप उसको और रोक सकते हैं। इसलिए टोटल सीमा कितनी जाती है, 4 महीने की जाती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पहले फेज में 3 महीने के लिए, दूसरे फेज में 1 महीने के लिए विधान परिषद किसी सामान्य विधेयक को रोक सकता है, ये बात ध्यान रखना है। कोई भी धन विधेयक कहां पर स्थापित नहीं किया जा सकता, बगैर किसके, तो बगैर राज्यपाल की संस्तुति के विधानसभा में कोई भी मनी बिल प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, जैसे कि संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति की भूमिका यहाँ पर थी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अच्छा ये बताओ, ध्यान रखना, अगर कोई सामान्य विधेयक पारित नहीं हो रहा है, तो जैसे पार्लियामेंट के संदर्भ में, संसद के संदर्भ में ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट था कि संयुक्त बैठक करा लिया जाएगा, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट इस स्टेट में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस बारे में बहुत चीजें क्लियर रखना आप लोग। अब देखो, अब जैसे मानो अगला क्वेश्चन है आप जो ये लोग क्वेश्चन है धन विधेयक के संदर्भ में, मनी बिल के संदर्भ में, मनी बिल केवल और केवल पहली बात विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है, विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं की जा सकती पहली बार। दूसरी बात, इसके बाद ये 14 दिन तक विधान परिषद अगर पारित नहीं करेगा तो अपने आप पारित मान लिया जाएगा। विधान परिषद अगर कोई सजेशन देता है तो विधानसभा के ऊपर है, माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर भी। दूसरी बात, जब ये विधेयक, धन विधेयक विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पास होने के पश्चात राज्यपाल के पास जाएगा, ध्यान रखना आप लोग इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, राज्यपाल के पास जब जाएगा तो राज्यपाल इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करेगा। क्यों नहीं वापस करेगा भाई, क्योंकि राज्यपाल की पहले संस्तुति ले ली गई थी इसको पारित करने के लिए, तो पुनर्विचार का प्रश्न यहाँ पर नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है। हाँ, राज्यपाल एक काम कर सकता है, वो चाह सकता तो इस धन विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकता है, ये काम यहाँ पर राज्यपाल चाहे तो कर सकता है, ठीक है, ये बताना है। अब देखो भाई, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही बात है भाई।
दो टर्म समझना, मैं भी आपको समझाऊंगा आगे, अभी नहीं समझाता हूँ, तो आप क्लियर हो गए। नियुक्त मतलब यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। ठीक है? तो अपॉइंट जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के द्वारा होते हैं, पहला स्टेटमेंट। सेकंड कह रहा है सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। सही बात है भाई, अगर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठ रही है तो उसकी अध्यक्षता सामान्यतः मुख्यमंत्री करेंगे। थर्ड कह रहा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करता है। सही बात है भाई, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद जो सलाह देती है उसके आधार पर चीजें यहाँ पर डिसाइड की जाती है। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है, ये काम को यहाँ पर करता है। चौथा कह रहा है कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। सही बात है भाई, जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है, बात यहाँ पर सही है। क्लियर हो गया ना? अब देखो ये क्वेश्चन समझना थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन में तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, सी वाला स्टेटमेंट फिर ध्यान से पढ़ो। कह रहा है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर समस्त कृत्यों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत इस वजह से कई सारे ऐसे कृत्य भी राज्यपाल के पास है जो कि उसकी विवेकाधीन शक्तियां होती है, कल हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। तो समस्त कृत्य वो मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे डिसीजन है जैसे कि मुख्यमंत्री को अपना बहुमत साबित करने के लिए कहना कि भाई उसकी विवेकाधिकार शक्ति है, तो मुख्यमंत्री से सलाह थोड़ी लेगा कि भाई तुम सलाह दो हमको कि बताओ कि हम तुमको बहुमत साबित करने के लिए बुलाएं या फिर ना बुलाएं। तो ये काम यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना। ध्यान से अगर पढ़ोगे तो इसका आप लोग यहाँ पर क्रक्स, इसका जो मतलब है वो यहाँ पर समझ पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसमें मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर 12 सदस्य होते हैं मिनिमम, या फिर 15%। 15% टोटल नंबर ऑफ विधानसभा, इनमें से जो भी मिनिमम होगा उसकी बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित, ध्यान रखना, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, प्लस मिनिमम यहाँ पर 12 सदस्य होंगे, मतलब 12 मिनिमम और मैक्सिमम 15% सदस्य मंत्रियों के तौर पर शामिल होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 403 विधानसभा के मेंबर हैं तो सरकार ने सबको खुश करने के लिए क्या किया कि 400 मंत्रियों की नियुक्ति कर दी, ऐसा थोड़ी होगा भाई। इसका एक लिमिट है, लिमिट ये है कि 403 के मैक्सिमम 15% जो हो गए इतने ही मंत्री बन सकते हैं, और 12 मिनिमम मंत्री होने ही चाहिए। ऐसा भी ना हो कि मुख्यमंत्री जो है वो सारी पावर अपने पास होल्ड कर ले। ठीक है, ये बात भी सुनिश्चित किया गया है यहाँ पर, तो दोनों बातें यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, कि मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वह साधारणतः राज्यपाल के द्वारा चयनित होता है। अब देखो 2-3 विकल्प था, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा, यहाँ पर टर्म का मतलब समझना, चयन होने और नियुक्त होने में अंतर है। चयन कौन कर रहा है मुख्यमंत्री का, हम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चयन जो हो रहा है वो राज्यपाल नहीं कर रहा, राज्यपाल कर रहा है नियुक्ति, अपॉइंट कर रहा है। तो चयन करने और नियुक्त करने में डिफरेंस है, और इस क्वेश्चन में यही की टर्म था। अगर आप ये समझ गए आप इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही इजीली समझ जाओगे कि राज्यपाल चयन नहीं करता है बल्कि नियुक्ति करता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर बहुत क्लियर थी। अगला देखो भाई, ठीक है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करेगा। भाई अपने वेतन और भत्तों का निर्धारण ये लोग खुद ही कर लेते हैं। राज्य विधानसभा जो है वो खुद ही अपनी सैलरी और भत्तों का निर्धारण यहाँ पर कर लेती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो भाई, कह रहा है कि आर्टिकल 167 जो है वो क्या कहता है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बताता है। वो कर्तव्य ये है कि वो राज्य के कार्यों के प्रशासन के संबंध में जो 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 भी यहाँ पर रूल्स हैं वो रूल्स राज्यपाल को सूचित करके करेगा। मतलब आर्टिकल 167 के माध्यम से मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वो मंत्री परिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को सूचित करे भाई कि ये डिसीजन हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर और ध्यान रखेंगे हम लोग, जैसे कल की क्लास में हमने यहाँ पर देखा था कि जो राज्यपाल होता है, पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। कल हमने क्लास में समझा था कि यूपी की ही पहली महिला राज्यपाल बनी थी वो। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री अगर किसी स्टेट में बनी है तो वो भी यूपी में ही बनी है, कौन, सुचिता कृपलानी जी। ठीक है, सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो कि उत्तर प्रदेश में नियुक्त की गई थी। इनका नाम भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग चाहो तो और देख सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख सकते हो यहाँ पर आप लोग। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो आगे ये वाला, भारत में कौन एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सामान्य सिविल कोड मतलब यूसीसी लागू है। पहली बात आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि यूसीसी संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। डीपीएसपी में मेंशन में बता दे रहा हूँ, डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में आप लोग बताना है। दूसरी बात, एकमात्र राज्य अब नहीं रह गया गोवा। गोवा के साथ साथ आपने देखा था
कि जो उत्तराखंड है वहां पर भी यूसीसी लागू हो चुका है, और हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर जो यूसीसी लागू हुआ है वो केवल हेट्रोसेक्सुअल्स के लिए है, वो केवल विषम जो लैंगिक संबंध वाले लोग हैं केवल उनके लिए, समलैंगिकों के लिए इस कानून को यहाँ पर लागू नहीं किया गया। प्लस ये शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करता है, ये लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करता है, पॉलीगैमी का विरोध करता है, और ये जो यूसीसी यहाँ पर लागू किया गया उत्तराखंड में, ये ट्राइब्स पर लागू नहीं है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये पूरे जो क्वेश्चन थे आप लोगों का इस टॉपिक संदर्भ में हमने आज यहाँ पर कवर कर लिया। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। जो पूरी सीरीज हम लोग चला रहे हैं, इस सीरीज का हमारा टारगेट ये है कि आप लोग पॉलिटी क्लियर तैयार कर लो, ठीक है। और देखो जल्दी जल्दी आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ भी रहे हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, और यही इंपॉर्टेंट टास्क है। एक बात और समझिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारी टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स की वो चल रही है। मैं फिर से कहूँगा आप सब लोग टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो। डेडिकेटेड यहाँ पर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट के आधार पे चले भाई ठीक है हम लोग ऐसे ऐसी चीज़ों करेंगे, टारगेटेड वे में करेंगे, तो आने वाले 100 दिनों में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आप लोग फॉलो करिए, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज पेपर बन रहा है, एकदम जबरदस्त है, एग्जाम की फीलिंग आप लोगों को आएगी। और ये यूपी पीसीएस और यूपीआरओ दोनों के लिए चल रहा है, ठीक है। तो स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को दिख रहा है उस नंबर पे आप लोग मैसेज करके कॉल करके अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। मैं कहूँगा ज्वाइन जरूर कर लेना, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। 10 टेस्ट आप लोगों को सॉल्व करने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।